नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विष्णु आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके समास प्रकरण के बारे में बात करेंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सिलेबस में आपको मिल जाएगा समास के बारे में। तो देखिएगा, समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। पहली बात तो इनकी परिभाषा क्या आती है, शब्द के बारे में बात करते हैं कि शब्द क्या है और शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विलोम शब्द क्या होते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, टॉपिक प्रकरण का नाम था हमारे क्या भाई, समास। और समास का हम टुकड़े करते हैं तो समास शब्द बनता है सम प्लस आस से। सम प्लस आस से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप होता है, जिसको हम कह सकते हैं संक्षेपण कह सकते हैं, या कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण। क्या नाम जानते हैं जिसको हम कहते हैं संक्षिप्तीकरण कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं लघु रूप या छोटा रूप ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास शब्द है वो किससे मिलकर बना है, सम धन आस, यानी सम प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण होता है। समास शब्द का विलोम क्या होता है भाई, समास शब्द का विलोम, तो समास शब्द का विलोम होता है व्यास। क्या होता है, व्यास। समास का मतलब होता है पास पास आसन ग्रहण करवाना। क्या करवाना, पास पास आसन ग्रहण करवाना। और व्यास का मतलब होता है दूर दूर आसन ग्रहण करवाना। क्या होता है, दूर दूर आसन ग्रहण करवाना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। व्यास का मतलब दूर, और समास का मतलब सम धन आस, सम सन है समास है, जैसे पढ़ा होगा आपने। तो दो या दो से अधिक पदों के मध्य जब हम विभक्ति चिन्हों का, अव्यय शब्दों का या योजक शब्दों का लोप करते हैं और पदों को पास पास आसन ग्रहण करवाते हैं, उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, समास के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा क्या इसकी, समास की परिभाषा लिखना भाई। परिभाषा समास की क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदों के मध्य योजक शब्द या अव्यय शब्द या कारक विभक्तियों का लोप कर दिया जाए, तो एक छोटा पद बनता है, जिसे समस्त पद या सामासिक पद या शब्द कहते हैं, तथा इस पूरी प्रक्रिया को समास कहते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? समास के नाम से जानते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों के मध्य किसका लोप कर दिया जाता है? योजक शब्दों का लोप कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं अव्यय शब्दों का लोप हो जाता है, या कारक चिन्हों का या कारक विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। एक छोटा पद बनता है जिसको हम समस्त पद या सामासिक पद के नाम से जानते हैं। जैसे मित्रों हमने लिखा राजा का पुत्र। अब इसमें देखो एक राजा, दूसरा कौन सा? पुत्र। दो पद है हमारे सामने, बीच में क्या है? का, के, की। इसका क्या कर दिया? लोप। क्या कर दिया? लोप। और दोनों शब्दों को जोड़ा तो शब्द बन जाता है राजपुत्र। क्या बनता है? राजपुत्र। तो ये तो कहलाता है सामासिक विग्रह। क्या कहलाता है? सामासिक विग्रह कहलाता है। और जब सामासिक विग्रह के मध्य पदों का लोप हो जाता है, या हम कह सकते हैं कारक चिन्ह विभक्तियों का लोप होकर एक छोटा रूप बनता है, संक्षिप्त रूप बनता है, इसको हम कहते हैं समस्त या सामासिक। सामासिक शब्द के नाम से जाना जाता है या पद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, एक छोटा संक्षिप्त रूप बनता है, पास पास आसन ग्रहण करवाने की प्रक्रिया को ही किस नाम से जाना जाता है? इस पूरी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? समास के नाम से जाना जाता है। समास एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंतर्गत। जैसे मैंने शब्द लिखा रेलगाड़ी। क्या लिखा? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का सामासिक विग्रह क्या करोगे भाई? रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। दूसरा है इसके अंतर्गत रेल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। तीसरा आता है पटरी पर चलने वाली गाड़ी। पटरी पर चलने वाली गाड़ी। और चौथा ऑप्शन आता है लोहपथ गामिनी। लोहपथ गामिनी। चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से बताओ कौन सा इसके अंतर्गत विकल्प सही है हमारा? कौन सा विकल्प सही है? रेलगाड़ी का सामासिक विग्रह क्या होगा? देखो, कुछ करते हैं पटरी पर चलने वाली गाड़ी, कुछ करते हैं रेल पर चलने वाली गाड़ी, कुछ करेंगे लोहपथ गामिनी, या कुछ ऐसे भी है जो रेल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी भी उत्तर देंगे। चार विकल्प है और अलग अलग मत देंगे। ध्यान रखना, इसका सामासिक विग्रह होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। क्यों? क्योंकि रेल का रेल लिखा हुआ है, गाड़ी का क्या लिखा हुआ है? गाड़ी लिखा हुआ है। सामासिक विग्रह के अंतर्गत सामासिक पद में जैसा शब्द लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही लिखना है। कभी भी उनका समानार्थी शब्द या भावार्थ लिखने की कोशिश नहीं करनी है। करोगे तो वो सामासिक विग्रह क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। मान लो ये नहीं मिलता तो हम कर देते पटरी पर चलने वाली गाड़ी। लेकिन प्रथम दृष्टया के अंतर्गत आपको क्या करना है? जैसा पद लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही पद लिखना है, चेंज नहीं करना है। रेल का पटरी नहीं बनाना है। ठीक है। यदि रेल नहीं है तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? पटरी पर चलने वाली गाड़ी। लेकिन प्रथम दृष्टया में क्या होगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी ही लिखना है। दूसरा, जैसे आपसे कह दे महादेव का सामासिक विग्रह करो। महादेव का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो क्या करते हो? महान है देव जो, या कह सकते महान है जो देव। पहला विकल्प ये हो गया, कोई बात नहीं, सीधा ही कर देते हो और आप इसका ये मान लेते हो कि महान है जो देव। उसी प्रकार जैसे शब्द आ जाए महादेवी, क्या आ जाए? महादेवी। तो इसका सामासिक विग्रह क्या करोगे भाई? महादेवी का सामासिक विग्रह क्या होगा? क्या महान? अरे महान नहीं होगा, महती होगा। महती है जो देवी। महती है जो देवी होगा, क्योंकि महान का स्त्रीलिंग क्या बनता है? महती बनता है। क्यों? क्योंकि देव लिखा हुआ है, यहाँ पर देवी लिखा हुआ है, तो महान है जो देवी नहीं करना है, महती है जो देवी करना है। सामासिक विग्रह में इन शब्दों का विशेषतः ध्यान रखना है मित्रों।
छोटी छोटी गलतियां आपकी बहुत बड़ी बन जाती इसके अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें समास के प्रकार या भेद। समास के भेद। तो कितने भेद होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, ध्यान रखना। कितने भेद है? 6 भेदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात की हमने, और मुख्यतः कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसमें ध्यान रखना 6 कौन कौन से होते हैं। समास के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। दूसरा आता है, उसको हम बोलते हैं कौन सा? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास। चौथा आता है, उसको हम कहते हैं, चौथा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। पांचवा है कर्मधारय। कर्मधारय समास। और छठा प्रकार आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो कितने हो गए भाई? 6 समास हो गए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। ये है समास के भेद। नेक्स्ट बात इसके अंतर्गत आती है आपकी, वो है पदों की प्रधानता। पदों की प्रधानता। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। तो वहां पर हम कितने बताएंगे मित्रों? 4। मुख्यतः कितने होते हैं? 4 होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 4। सबसे पहला आता है अव्ययी भाव समास, न करके हम इसको करते हैं प्रथम, या हम इसको कह सकते हैं पहला, या हम इसको कह सकते हैं पूर्व। प्रथम, पहला और पूर्व पद प्रधान समास। प्रधान समास। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है हमारी, वो है आपका द्वितीय या दूसरा या उत्तर या परपद। परपद प्रधान समास। परपद प्रधान समास। फिर आता है तीसरा, जिसको हम कहते हैं दोनों पद या उभय पद। उभय पद प्रधान समास। प्रधान समास। चौथा आता है, उसको कहते हैं दोनों पद या उभय पद। उभय पद अप्रधान समास, यानी अन्य पद प्रधान समास। ये आपके सामान्य तौर पर हमने लिखा, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। कभी कभार जैसे पूछ लिया जाता है सीधा ही कि प्रथम पद प्रधान समास कौन सा है, पूर्व पद प्रधान कौन सा है, दोनों पद कौन सा है, द्वितीय पद प्रधान कौन सा समास है। जैसे देखो, प्रथम पद प्रधान समास। प्रथम पद प्रधान समास होता है हमारा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। और दूसरा पद या द्वितीय पद प्रधान समास होता है, वो होता है तत्पुरुष।
पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के दो भाग होते हैं हमारे कौन से, जिसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। एक तो द्विगु समास, कौन सा समास, द्विगु समास, और दूसरा होता है जिसका नाम है कर्मधारय, कर्मधारय समास। इनमें भी कौन सा पद प्रधान होता है मित्रों, दूसरा पद प्रधान होता है। फिर आता है दोनों पद प्रधान समास, जिसको हम कहते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और दोनों पद अप्रधान समास, जिसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें देखो जैसे प्रश्न आ जाता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान है, यानी उभय पद और उभय पद प्रधान और उभय पद अप्रधान समासों की बात करता है। तो उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना। द्वितीय पद प्रधान कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है, पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, ऐसे भी ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान है या पहला पद प्रधान है या दोनों पद ही प्रधान है, क्या दोनों पदों की प्रधानता है या अप्रधानता है, कैसे पता चलता है। तो देखो भाई, साथ साथ में सभी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। ऐसा भी सामान्य प्रश्न पूछा गया कि अव्यय भाव में कौन सा समास प्रधान रहता, कौन सा पद प्रधान रहता है। जिस समास में विशेषण विशेष्य की प्रधानता रहती है वह समास कौन सा है। उपमान उपमेय की प्रधानता रहती है वो कौन सा समास है। जिसमें संपूर्ण पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है वो समास कौन सा है। ठीक है, जिसमें को दो या दो से अधिक पदों से अन्य अर्थ प्रधान नहीं रहता है और हैं जो जिसका जिसकी का प्रयोग होता है तो वह समास कौन सा होता है। हैं जो का प्रयोग किस में किया जाता है, अन्य अर्थ प्रधान हो जाता है, वो कौन सा समास कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत हम आगे अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं बता दूं इसमें दोनों पदों की प्रधानता, एक पद की प्रधानता कैसे आप पहचान सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा आपके सामने भाई बहन, क्या शब्द लिखा, भाई बहन, जिसको आप बहन कहते हो। ठीक है, भाई बहन। अब इसके अंतर्गत आपको क्या कौन सा समास है, तो आप कहोगे भाई और बहन। कोई मान लो दूसरा भी शब्द आ जाए इसकी जगह, जरूरी थोड़ा ये शब्द आएगा। तो आपको क्या करना है कि ये एक तो पहला पद है भाई, और बहन या बहन कौन सा पद है आपका, दूसरा पद है। तो यदि क्रिया प्रथम पद के अनुसार आएगी तो पहला पद होगा, यदि क्रिया दूसरे पद के अनुसार आएगी तो द्वितीय पद होगा, यदि क्रिया दोनों पदों के अनुसार आएगी तो दोनों पद प्रधान कहलाएंगे। कैसे, देखो मैंने लिखा भाई बहन आ रहा है, आ रहा है, भाई बहन आ रहा है, आ रही है। दूसरा लिख दिया जैसे भाई बहन आ रही है, और तीसरा मैंने लिखा भाई बहन आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब देखो इसमें तो आ रहा है कौन से पद के अनुसार है, प्रथम पद के अनुसार है। इसमें आ रही है कौन से पद के अनुसार है, दूसरे पद के अनुसार है। भाई बहन आ रहे हैं दोनों पदों के अनुसार क्रिया प्रयुक्त, और ये तो दोनों पद प्रधान समास है। इसमें कौन सा है, दोनों पद प्रधान समास अर्थात द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास है। तो ऐसे ऐसे आगे प्रक्रिया आती रहेगी हमारे समासों के बीच में पहचान करने की। अव्यय शब्दों की कैसे पहचान करनी है और दूसरा पद प्रधान कैसे रहेगा, दोनों पद प्रधान कैसे नहीं रहेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रख, जैसे माता पिता लिख दिया तो माता पिता आ रही है, माता पिता आ रहा है, माता पिता आ रहे हैं। ठीक है, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी, इस प्रकार पढ़ते हो, पापा पापी हैं, पापा पापी होता है क्या। तो ध्यान रखना भाई बहन है या कैसा भी पद है तो इसके अंतर्गत विशेषतः ध्यान रखना है आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक एक समासों को लेके पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सा पद प्रधान है और इसके अंतर्गत कौन सा पद प्रधान नहीं है। ठीक है, तो समासों की बात करूं मैं आपसे तो हमने इसके अंतर्गत पहले पढ़ लिया। देखो समास पदों की प्रधानता के आधार पर बात करते हैं
तो पदों की प्रधानता के आधार पर पहला पद प्रधान समास कौन सा कहलाता है भाई, जिसको हम प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान समास भी कहते हैं, वो कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा होता है, अव्ययीभाव समास होता है। और जिसमें दूसरे पदों की प्रधानता होती है, या अन्य पद होता है, या पर पद होता है, या द्वितीय पद प्रधान होता है, वह समास कौन सा कहलाता है, तत्पुरुष समास और द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब हम आगे तत्पुरुष समास में उपभेद पढ़ेंगे कौन कौन से भाई, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपदान, इनके अंतर्गत भी दूसरा पद प्रधान रहता है। कौन सा पद प्रधान रहेगा, उसमें भी दूसरा पदों की प्रधानता रहेगी। क्यों, क्योंकि ये किसका भाग है, तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष के समास में जितने भी भाग होते हैं उन सभी के अंतर्गत आपको क्या करना है, कौन सा पद प्रधान रखना है, दूसरा पद प्रधान रखना है। जैसे उसमें कह दे अपादान तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहता है, तो उसमें भी ध्यान रखना कौन सा पद प्रधान रहेगा, आपका दूसरा पद प्रधान रहेगा भाई, ठीक है। अब देखिएगा आगे बात करेंगे हम, इसमें पहला समास लेंगे, दूसरा दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान की बात कर ली हमने। अब देखो पहला समास आता है हमारा, वो है अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के बारे में बात करूं मैं, तो क्या कहता है कि इस समास में अर्थ की दृष्टि से प्रथम, पहला या पूर्व पद प्रधान रहता है तथा इसमें अव्यय शब्द, उपसर्ग व समान शब्दों की प्रधानता रहती है। समान शब्दों की प्रधानता रहती है। वह संपूर्ण पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कहते हैं वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, कि कब जाता है, प्रतिदिन जाता है, तो वहाँ पर प्रतिदिन, या हम कह सकते हैं प्रत्येक दिन, तो ये किसके अंतर्गत आता है, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत ही आता है। अब हमने इसमें पढ़ा कि इसमें अव्यय शब्द होता है, उपसर्ग शब्द होता है, समान शब्दों की प्रधानता रहती है, ठीक है। तो पहली बात हम पढ़ेंगे इसमें अव्यय शब्दों की प्रधानता। किसकी, अव्यय शब्दों की प्रधानता। अव्यय शब्दों की प्रधानता। तो अव्यय शब्दों की प्रधानता किस प्रकार से है, देखो जैसे मैंने लिखा यथाशक्ति, यथाविधि, यथाक्रम, यथानुरूप यानी अनुरूप, यथावसर, यथा राजा, या हमने लिख दिया यथा समय,
यथेच आदि इस प्रकार शब्द मैंने लिखे। देखो भाई, सभी में यथा 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 दिखाई दे रहा है। अब ध्यान रखना, हम कह सकते हैं शक्तियों, विधियों, कहते हैं शिक्षण विधियों या विधियों बना सकते हैं, लेकिन यथा विधियों बना सकते हैं क्या? अव्यय शब्द यदि शब्द के कौन से, ये शब्द के पूर्व में, शब्द से पहले जुड़े कि नहीं जुड़े, तो पूर्व पद प्रधान है। यदि शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ में कोई भिन्नता या परिवर्तन, यानी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, कि शब्द के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते, लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे यथा शक्तियों बना सकते हो क्या? नहीं। यथा विधियों बना सकते हो क्या? अकेला विधियों बन सकता है, लेकिन यथा विधियों नहीं बन सकता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जय आपने देखो, शक्ति के साथ में, विधि के साथ में, क्रम के साथ में, सभी के साथ में यथा यथा ही आया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपको विशेषतः ध्यान रखना कि ये किसकी तरह प्रयुक्त हो रहे हैं? अव्यय शब्दों की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं। जब शब्द प्रयुक्त होता जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं आता, प्रथम पद के अंदर प्रथम पद जुड़कर उसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है, तो वो कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। यथाशक्ति का हम क्या करते हैं? सामासिक विग्रह की शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार कहते हैं? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा विधि देखते हो तो विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। उसके बाद आता है यथाक्रम, तो क्रम के अनुसार, यानी कह सकते हैं जैसा क्रम हो, क्रम के अनुसार। अनुरूपता, जैसा अनुरूप हो, यानी अनुरूपता के अनुसार, जैसा अनुरूप हो, या हम कह सकते हैं रूप हो, अनुरूप हो या रूप हो। अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार। राजा के अनुसार, राजा के अनुसार। समय के अनुसार, समय के अनुसार। इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार। और जीवन पर्यंत, यानी पूरा जीवन की बात करना, जब तक जीवन है, जीवन पर्यंत। तो इनमें सभी में कौन सा समास है? हमारा अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके अंतर्गत उपसर्ग शब्दों की प्रधानता। किसकी बात करता है? उपसर्ग शब्दों की प्रधानता की बात करता है। उपसर्ग की प्रधानता। पहली स्थिति के अंतर्गत ध्यान रखना, यदि उपसर्ग, यदि उपसर्ग अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, तो वहां कौन सा समास मानना है आपको? दूसरी बात कर रहा है, यदि उपसर्ग नहीं या नकार का बोध करवाई, तो वहां पर कौन सा समास होगा? और यदि उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त हो तो वहां पर कौन सा समास होता है? देखो भाई, ये कह रहा है कि यदि उपसर्ग किसकी तरह प्रयुक्त हो? अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? हमारा अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। यदि उपसर्ग नहीं का बोध करवाता है तो न तत्पुरुष समास हो जाता है,
नए तत्पुरुष समास होता है। और यदि उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास माना जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना, यदि उपसर्ग अव्यय की तरह प्रयुक्त हो। जैसे मित्रों मैंने आपको शब्द लिखा, क्या शब्द लिखा? उपाचार्य, उपगंगा, उपगंगा। क्या आप उपगंगा से उपगंगे बना दोगे? क्या उपाचार्यों बना दोगे? आचार्यों तो होता है, उपाचार्यों बना दोगे क्या? उपगंगो बना दोगे क्या? उपवनों बना दोगे क्या? नहीं, वन वनों हो सकता है लेकिन उपवनों नहीं बन सकता है आपका। उपदेशों नहीं हो सकता, देशों हो सकता है, उपदेशों दिया, उपदेश देते हैं, उपदेशों थोड़े ही देते हैं, तो वहां पर उसका रूप परिवर्तन नहीं करता है। तो उपसर्ग प्रयुक्त होने पर वो उस रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, अव्यय की तरह उपसर्ग प्रयुक्त हो रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मैंने लिखा अनुपयुक्त, क्या शब्द लिखा? अनुपयुक्त। जो उपयुक्त न हो, जैसे शब्द लिखा अनुपयोगी, अनुपयोगी, अनुचित, अनधन, उचित। तो उचित ना हो, उपयोगी ना हो, उपयुक्त ना हो, तो इसमें नहीं का बोध करवा रहा है, नकार का बोध करवाता है, कौन सा कहलाएगा? नए तत्पुरुष समास कहलाएगा। मित्रों नए तत्पुरुष नहीं है तो हम अव्यय भाव समास करेंगे। कौन सा करेंगे? अव्यय भाव। यदि विकल्प में नए तत्पुरुष है तो पहले कौन सा करना है? नए तत्पुरुष ही करना है। यदि उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, जैसे मैंने उपसर्ग विशेषण की तरह, इसमें भी उपसर्ग, देखो ये उपसर्ग है और इसमें भी उपसर्ग है, कौन सा? उपसर्ग है, लेकिन यहां तो अव्यय की तरह प्रयुक्त अव्यय भाव, यहां पर नकार का बोध है तो नए तत्पुरुष समास है। और यहां पर कह रहा है कि यदि विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, जैसे कुपुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र, तो यहां पर कु उपसर्ग है, यहां पर सु उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? तो मैंने कहा उपसर्ग यदि विशेषण, कु का मतलब होता है बुरा, बुरा है, सु का मतलब अच्छा है, कु का मतलब कुत्सित होता है, सु का मतलब सरल भी होता है। जैसे कहते हैं सज्जन, सज्जन का मतलब सत्य, सत्य है जो जन, सत्य है जो जन, अर्थात अच्छे है जो जन, लोग, तो वहां पर विशेषण की तरह उपसर्ग प्रयुक्त होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? इनमें कर्मधारय समास माना जाता है। ठीक है, तो जहां पर आपको विशेषतः इस बात का ख्याल रखना है कि यदि उपसर्ग अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है तो अव्यय भाव समास, यदि नकार का बोध है नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास नहीं होता है तो अव्यय भाव समास मानना है। और यहां पर कुपुत्र, सुपुत्र जो भी लिखा है वो किसकी तरह प्रयुक्त होता है? उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास माना जाता है। कौन सा है? कर्मधारय समास माना जाता है। अब जैसे हम उपसर्गों की बात कर देते हैं, जैसे आ गया आकंठ, आमरण, आजन्म, आजन्म, भरपेट, भरपेट, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। दूसरा जैसे लिखा सैतृण, अनुरथ, अनुरथ, अतिहिम, अतिहिम। दूसरा हमने जैसे लिखा सैतृण, अनुरथ, अतिहिम, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रत्येक, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो सभी में उपसर्ग आ रहा है, इनमें क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, तो अब इनका करो सामासिक विग्रह। क्या करोगे भाई? जैसे हमने लिखा आकंठ, तो कंठ तक, कंठ तक, आमरण, मरण तक, जन्म तक, पूरा पेट, या कह सकते हो पेट भरकर, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है अक्षी के आगे, या कह सकते हो सामने, अक्षी यानी आंख। ठीक है,
सैतीर्ण तिनकों सहित, तिनकों सहित। अनुरथ रथ के अनुसार। अतिहिम हिम का नाश या अत्यधिक हिम। ध्वनि के बदले दूसरी ध्वनि। प्रत्येक हर एक या एक एक। प्रति एक प्रतिबिंब बिंब का दूसरा बिंब, बिंब का दूसरा बिंब क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। तो इनमें क्या मिल रहा है? हमारे को उपसर्ग मिल रहा है। सभी में क्या मिल रहा है मित्रों? उपसर्ग मिल रहा है। तो उपसर्गों की प्रधानता होती है और अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, तो वहां पर हम समास कौन सा कहलाता है भाई? अव्यय भाव समास कहलाता है। कौन सा है? अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे आ जाता है अतीन्द्रिय। क्या शब्द आ जाता है? अतीन्द्रिय। इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे क्या कहलाता है? अतीन्द्रिय कहलाता है। जैसे आ जाता है यथाशीघ्र। क्या आ जाता है? यथा शीघ्र। इसका क्या हो जाता है? जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो क्या कहलाता है? यथाशीघ्र। उसके बाद आता है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। तो आपाद मस्तक का क्या करोगे भाई? घुटने तक बाहुएं जिसकी होती है या मस्तक तक, वो तो आजान बाहु हो जाता है ना, तो मस्तक तक, मस्तक से पांव तक होता है। आपाद मस्तक होता है तो मस्तक से पांव तक होता है। प्रत्युत्तर आ जाता है। प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर। तो इसका हो जाता है, प्रत्युत्तर का क्या सामासी विग्रह करोगे भाई? उत्तर का उत्तर। विशुद्ध, विशुद्ध। तो क्या हो जाएगा इसका? विशेष रूप से शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में जैसे हमने लिखा यथा बुद्धि, यथा बुद्धि, ये पहले वाले में था भाई, यथा बुद्धि, या कह सकते हैं जैसी बुद्धि हो। सपत्नी, क्या शब्द लिख दिया जाता है? सपत्नी लिख दिया जाता है। तो सपत्नी का लिखो पत्नी। तो पत्नी के साथ जैसे आ जाता है सपरिवार। क्या आ जाता है? सपरिवार आ जाता है भाई। सपरिवार, सपत्नी, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आप क्या करोगे उसके अंतर्गत? जैसे मैं उदाहरण और लिखूं आपके सामने, जैसे आ जाता है निर्विवाद। निर्विवाद, निर्विवाद का क्या हो जाएगा? बिना विवाद। क्या होता है? बिना विवाद हो जाता है। इच्छानुसार, क्या हो जाता है? इच्छानुसार, इच्छानुसार। इच्छानुसार के अंतर्गत क्या हो जाएगा? इच्छा के अनुसार हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक, क्या हो जाता है? प्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक, पूर्वक। प्रयत्न पूर्वक का क्या बनेगा भाई? प्रयत्न के साथ। इसका लिख लेना चाहिए, प्रयत्न के साथ, प्रयत्न के साथ। जैसे आ जाता है दानार्थ, दानार्थ, दान के लिए, दान के लिए, के लिए। ज्ञानार्थ, ज्ञानार्थ, भावार्थ, कोई सा भी हो तो ज्ञान के लिए प्रयोग करना है आपको, ठीक है। जैसे आ जाता है श्रद्धानुसार, तो क्या करोगे? श्रद्धा के अनुसार आ जाता है। कौन सा आ जाता है? श्रद्धा के अनुसार आ जाता है। सप्रमाण, प्रमाण सहित, सशर्त, शर्त के साथ, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, मरणोपरांत। क्या हो जाता है? मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरण के उपरांत, यानी मरने के उपरांत। तो अब आपको इस बात का ख्याल रखना है मित्रों। कौन सी बात का ख्याल रखना है? अब इसमें आता है, एक तो शब्द कौन सा आता है हमारा? अर्थ आता है। कौन सा आता है? अर्थ आता है। दूसरा आपका कौन सा आ जाता है भाई इसके अंतर्गत? जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था,
अर्थ आ जाता है, अनुसार आ जाता है, अनुसार आ जाता है, पूर्वक आ जाता है, क्या पूर्वक आ जाता है, या पूर्ण आ जाता है, या उपरांत आ जाता है, क्या आ जाता है, उपरांत। तो वहां पर ध्यान रखना अव्यय भाव समास होता है। ये अव्यय शब्द है, क्या है, अव्यय शब्द है, अर्थ है, अनुसार है, पूर्वक है, उपरांत है, इनके योग में भी अव्यय भाव समास करना है हमारा। कौन सा करना है, अव्यय भाव समास करना है। विशेष रूप से ध्यान रखना जिस शब्दों के साथ में ये शब्द जुड़े रहते हैं वो क्या है, अव्यय शब्दों का काम करता है, परिवर्तन नहीं कर पाता शब्द का, तो वह कौन सा कहलाएगा, हमारा अव्यय भाव समास। यानी वो शब्द अव्यय की तरह प्रयुक्त होना शुरू हो जाता है। अव्यय की तरह मतलब विकार उत्पन्न नहीं करता, परिवर्तन नहीं कर पाता, वह अव्यय भाव समास कहलाता है। तो दो चीज होगी। अब तीसरी बात इसके अंतर्गत आती है क्या, कि जिसमें समान शब्द या पुनरावर्ती शब्द हो, समान शब्दों की प्रधानता हो या पुनरावर्ती शब्द की प्रधानता हो, जिसको हम कह सकते हैं पुनरुक्त, पुनरुक्त शब्द, वहां पर भी अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे हमने लिखा हाथों हाथ, हाथों हाथ, बातों बात, रातों रात, कानों कान, सालों साल, बीचों बीच, दिनों दिन, लातों लात, कानों कान लिख दिया, नगर नगर, डगर डगर, घर घर, द्वार द्वार, इस प्रकार के शब्द है। तो पुनरुक्त शब्द या समान शब्द, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बातों बात, बात ही बात में, कानों कान, कान ही कान में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बात के बाद में बात भी कह सकते हैं, बीचों बीच, एकदम बीच में, यानी मध्य की बात करता है, पूर्णता की, बीचों बीच की बात करता है, दिनों दिन, दिन के बाद दिन या दिन ही दिन में, लातों लात, लात ही लात में, नगर नगर का क्या होगा, प्रत्येक नगर, प्रत्येक नगर या हर एक नगर, हर एक नगर, इस प्रकार ध्यान रखना। डगर डगर, प्रत्येक डगर, घर घर, प्रत्येक डगर या प्रत्येक घर या हर एक घर या प्रति घर, और द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार का बोध करवा रहा है। तो ध्यान रखना विशेष रूप में कि अव्यय भाव समास के अंतर्गत हमारा कौन सा पद प्रधान रहता है, पूर्व पद प्रधान रहता है, पहला पद प्रधान रहता है, प्रथम पद प्रधान रहता है। ठीक है। दूसरी बात इसमें हमने पढ़ा अव्यय शब्दों की प्रधानता होती है, उपसर्ग शब्दों की प्रधानता, उपसर्ग भी किस प्रकार से प्रयुक्त होता है, अन्य अर्थ भी दे सकता है उपसर्ग, ध्यान रखना कभी कभार। नेक्स्ट बात आती है इसमें हमारे कौन से शब्दों की, समान या पुनरावर्ती शब्दों की भी प्रधानता रहती है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, सामासिक विग्रह करना है। अब देखो दूसरा समास आता है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है हमारा, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इस समास में अर्थ की दृष्टि से, इस समास में अर्थ की दृष्टि से दूसरा या द्वितीय या उत्तर या परपद प्रधान रहता है, तथा इसमें कारक विभक्तियों की प्रधानता रहती है, कारक विभक्तियों की प्रधानता रहती है। कारक विभक्तियां हिंदी में 8 होती है तथा इस समास में 6 कारक चिन्हों या विभक्तियों
विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से देखिएगा भाई। एक तो हम पढ़ते हैं कर्ता, कर्ता ने। दूसरा आता है आपको कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण, करण से या द्वारा या के द्वारा का प्रयोग। फिर आता है संप्रदान, संप्रदान के लिए। उसके बाद आता है अपादान, से अलग, से अलग। फिर आता है संबंध, संबंध में आता है का, की, के। फिर आता है अधिकरण, अधिकरण में आता है में, पे, पर। और अंतिम आता है संबोधन, संबोधन में हम पढ़ते हैं हे, अरे, अजी, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों संबोधन का प्रयोग इसमें नहीं होता है और एक कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी इसके अंतर्गत हमारे कितने हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इनका प्रयोग किसके अंतर्गत होता है, तत्पुरुष समास के भीतर किया जाता है। बाकी का प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं होता। कौन सा समास, आपका तत्पुरुष समास। देखो तत् का मतलब ये होता है उसका, किसका, अन्य पदों की प्रधानता, अर्थात दूसरे पद की प्रधानता है। कौन सी है, दूसरे पद, दूसरे पद की प्रधानता रहती है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। मेरा नहीं, उसका, उसका किसका, उसका, दूसरे का, दूसरे पद का प्रधान रहता है। तो वह समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। अब इसके अंतर्गत हम उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे मान लो बात कर दी आपकी वनगमन, लिखा वनवास, वनवास। उसी प्रकार हमने लिखा चिड़ी मार, मच्छर मार, मच्छर मार। जेब कतरा, जेब कतरा। आंख फोड़, आंख फोड़। आकाश पताल, इस प्रकार जो भी है। नेक्स्ट आ जाता, फिर आ जाता है हस्तलिखित, हस्तलिखित। तुलसीकृत, तुलसीकृत। मुँह मांगा, मुँह मांगा। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त। फिर आ जाता है पदच्युत, पदभ्रष्ट। देश निकाला, देश निकाला। अब देखो जैसे वनगमन, तो वनगमन का क्या बन जाएगा भाई, वन को गमन, वन को गमन को। तो का, के, की, को का प्रयोग किस पर होता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास होता है। कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास है। वनवास, तो वन में वास, वन में वास। में, पे, पर, अंदर के योग में अधिकरण होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष समास। चिड़ी मार, यानी चिड़ियों को मारने वाला, मारने वाला, कर्म तत्पुरुष समास। मच्छर मार, मच्छरों को मारने वाला, को मारने वाला, मच्छर मार। जेब कतरा, तो क्या हो जाएगा, जेब को कतरने वाला, आँख को फोड़ने वाला, को फोड़ने वाला, फोड़ने वाला, आँख फोड़। फिर आ जाता है देखो वनगमन, वनगमन का क्या करोगे, वन को गमन। तो को का प्रयोग किस में पढ़ते हैं हम इसके अंतर्गत, तो ध्यान रखना भाई, को का प्रयोग होता है
को का प्रयोग होता है कर्म तत्पुरुष समास में होता है। किसमें होता है? कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था आपको हस्तलिखित। कौन सा? हस्तलिखित, हाथ से लिखित हो जाता है। क्या हो जाता है? हाथ से लिखित हो जाता है भाई, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित कर दिया हमने। उसके बाद में आ जाता है तुलसीकृत। तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, मांगा हुआ, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, पद से च्युत यानी अलग होने का बोध करवाता है, पद से भ्रष्ट, देश से निकाला, देश से निकाला, कौन सा हो जाता है? देश से निकाला हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसके अंतर्गत देखो एक आपको पहचान करने की बात ध्यान रखना, तुलसीकृत, तो हाथ से लिखित जो साधन या माध्यम का प्रयोग होता है तो वहां पर कौन सा होता है? कर्ण तत्पुरुष समास होता है। कर्ण का मतलब होता है साधन या माध्यम, या किसी उपकरण के माध्यम से बात करते हैं तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष है। तुलसी द्वारा लिखित, अब से का प्रयोग यहां पर भी है, से का प्रयोग यहां पर भी है, से का प्रयोग यहां पर भी है, यहां पर भी है, से का प्रयोग हो रहा है। तो अलग होने के योग में ध्यान रखना कौन सा समास होता है? अपादान। कौन सा होता है? अपादान। जैसे मैंने लिखा आपको देश से निकालत, देश से निकाल दिया, बाहर कर दिया, तो कौन सा हो गया? अपादान हो गया। पद से भ्रष्ट, भ्रष्ट होने पर निष्कासित कर दिया जाता है तो अलग होने का बोध है, पदच्युत, पद से अलग कर दिया गया है। रोग से ग्रस्त, तो किस से ग्रस्त है? रोग से ग्रस्त है तो वहां पर कौन सा हो गया? कर्ण तत्पुरुष। किससे मांगा? मुंह से मांगा। जैसे कहते हैं विद्यार्थी कलम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? कलम से लिखते हैं, तो कौन सा कहलाता है? आपका कर्ण तत्पुरुष समास उसके अंतर्गत कहलाता है। जैसे कहते अकाल पीड़ित, क्या कहते हैं भाई? भयभीत, जैसे शब्दों का प्रयोग किया मैंने इसके अंतर्गत आपके कौन सा हो जाता है? ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त। दूसरा जैसे आ जाता है ईश्वर से प्रदत्त हो जाता है, ध्यान रखना उसमें। जैसे आ जाता है दयाद्र, दयाद्र, दया से आद्र, क्या हो जाता है? दया से आद्र। रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, किसे? रत्नों से जड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। पद यात्रा, पद से की जाने वाली यात्रा, पद यात्रा, पद से की जाने वाली यात्रा। भयभीत, भयभीत यानी भय से भीत, भय से भीत यानी डरा हुआ। महिमा मंडित, वाक युद्ध, वाक द्वारा युद्ध, वाक युद्ध, वाक, वाग युद्ध। तो क्या करोगे? वाक द्वारा युद्ध। महिमा मंडित, महिमा मंडित, तो क्या हो जाता है भाई? महिमा, महिमा से मंडित, महिमा से मंडित, महिमा से मंडित। और हिमाच्छिद, क्या जाता है? हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित, हिम से आच्छादित, छादित यानी ढका हुआ, हिम से ढका हुआ। ठीक है। अभावग्रस्त, अभावग्रस्त, तो क्या हो जाएगा? अभाव से ग्रस्त, अभाव से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। दयाद्र, दया से आद्र, दया से आद्र। रत्नों से जड़ित, से जड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित,
से पीड़ित, और पद यात्रा पद से की जाने वाली यात्रा, पद से की जाने वाली यात्रा। भय से भीत डरा हुआ, तो इसमें सभी में से का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास है। इनमें कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष समास है। ध्यान रखना विशेष रूप में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। जैसे दूसरा उदाहरण और लिखते हैं हम आगे, कर्म का भी लिख देते हैं। जैसे आ जाता है सर्वज्ञ। क्या हो जाता है मित्रों? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का क्या करोगे? सर्व को जानने वाला। शरणागत, तो शरण को आया हुआ यानी आगत, शरण को आगत। वेदज्ञ, वेदज्ञ का क्या करोगे भाई? वेद को जानने वाला। जैसे आ जाता है अगला कृष्णातीत या कृष्णार्पण शब्द आता है। कौन सा? कृष्णार्पण। कृष्णार्पण। जैसे आता है फलदायी, फलदायी फल देने वाला। दूसरा मनोहर, मन को हरने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। कष्ट सहिष्णुता, कार्य उन्मुख, ख्याति प्राप्त। क्या हो जाता है? ख्याति प्राप्त। इस प्रकार शब्दों के जैसे सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, शरणागत शरण को आगत, वेदज्ञ वेद को जानने वाला, कृष्णार्पण कृष्ण को अर्पण, फलदायी फल को देने वाला, मनोहर मन को हरण करने वाला, मन को हरण करने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें कौन सा है? को का प्रयोग करना है। कौन सा है भाई? को का प्रयोग करना है इन सभी के अंतर्गत। अब आ जाता है हमारा कौन सा? जैसे मैंने लिखा ईदगाह, ईदगाह, तो क्या हो जाता है? ईद के लिए गाह, ईद के लिए गाह। गाह का मतलब जगह या स्थान, तो के लिए किस में आता है? संप्रदान में आता है। किस में आता है? संप्रदान में। कब्र गाह, कब्र गाह, तो कब्र के लिए गाह। क्या हो जाता है? कब्र के लिए गाह हो जाता है। उसी प्रकार आ जाता है युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, तो क्या होगा? युद्ध के लिए भूमि हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार शब्द आ जाता है हवन सामग्री, हवन सामग्री, तो क्या होगा? हवन के लिए सामग्री हो जाता है। क्या होता है? हवन के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत शब्द लिखा, जैसे मैंने आपको शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, नारी निकेतन, नारी निकेतन, तो क्या होगा इसमें? शिक्षण के लिए संस्थान, शिक्षण के लिए संस्थान। शिक्षा नहीं करना है, ध्यान रखना, शिक्षा और शिक्षण में अंतर होता है। और नारियों के लिए निकेतन, नारियों के लिए निकेतन, नारियों के लिए निकेतन क्या कहलाता है? नारी निकेतन कहलाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो इसके अंतर्गत गुरु दक्षिणा। क्या हो जाता है? गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। क्या हो जाता है? गुरु के लिए दक्षिणा। काक बलि, ध्यान रखना भाई, क्या होता है? काक बलि, काक बलि में क्या हो जाता है? काक के लिए बलि, के लिए करना है, के लिए बलि, काक के लिए बलि करना है। घर खर्च, घर खर्च, घर के लिए खर्च। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, छात्रावास, छात्रा आवास, छात्र के लिए आवास। रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। परीक्षा भवन, युवा वाणी, रणभूमि, रंगमंच, प्रौढ़ शिक्षा। क्या हो जाता है? प्रौढ़ शिक्षा, तो प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, ठीक है। युवा वाणी, युवाओं के लिए वाणी। रंगमंच,
रंगमंच। तो इन सभी के अंतर्गत ध्यान रखना क्या है, के लिए का प्रयोग किया जाता है। के लिए का प्रयोग किस में आता है, संप्रदान के लिए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद में देखो अगली बात करते हैं हम इसके अंतर्गत आपके कौन सा भाई, अपादान तत्पुरुष समास की बात करते हैं। कुछ भी कर लिया भी था पीछे, आगे भी बात करते हैं। जैसे आकाश पतित, क्या शब्द है, आकाश पतित, आकाश पतित। तो आकाश पतित का क्या होगा भाई, पतित, तो आकाश पतित का बन जाता है आकाश से पतित, आकाश, आकाश से पतित, आकाश से पतित क्या कहलाता है, आकाश पतित। इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत कर दिया हमने। ऋण मुक्त, क्या है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, क्या हो जाता है, ऋण से मुक्त हो जाता है। कार्य मुक्त, कार्य मुक्त, ठीक है, मुक्त अलग करना है। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमुख। नेक्स्ट आ जाता है लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट। सेवा निवृत्त, सेवा निवृत्त, कौन सा भाई, सेवा निवृत्त हो जाता है। जैसे आ जाता है शब्दातीत, शब्दातीत, शब्द से आतीत, यानी आतीत का मतलब क्या हो जाता है, परे, क्या होता है, परे हो जाता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, क्या होता है, ऋण से मुक्त। कार्य से मुक्त, कर्तव्य से विमुख, लक्ष्य से भ्रष्ट, सेवा से निवृत्त और शब्द से अतीत, क्या हो जाता है, शब्द से अतीत, से अतीत, यानी शब्द से क्या हो जाता है, परे हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो इसमें कौन सा हमारा अपादान तत्पुरुष समास है, कौन सा समास माना जाता है इसके अंतर्गत, अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। फिर आते हैं संबंध में। जैसे आप कहते हो प्रेम सागर, क्या है, प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर हो जाता है राजमाता, राजमाता, तो राजा की माता, कौन सी माता, राजमाता। उसी प्रकार आ जाता है अनारदाना, अनारदाना, तो अनार का दाना हो जाता है। कार्यभार, कार्यभार, तो कार्य का भार हो जाता है, किसका, कार्य का भार। गंगा जल, गंगा जल, तो गंगा का जल, मित्रों किसका, गंगा का जल हो जाता है। गृहपति, गृहपति, तो ग्रह का पति हो जाता है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद का क्या करोगे भाई, मंत्री परिषद, ध्यान रखना मंत्री की परिषद हो जाता है, किसका, मंत्री की परिषद या मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद हो जाता है। ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, का, की, के का प्रयोग करना है। किसका है, का, के, की का प्रयोग, अर्थात संबंधता की बात करता है भाई। ठीक है, जैसे आ जाता है नर बलि, नर बलि, तो नर की बलि, ठीक है, काक बलि काक के लिए बलि था, ये नर बलि है तो नर की बलि। मनोविकार, मनोविकार, मन का विकार। ठीक है, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र हो जाता है। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, विद्यार्थी विद्या का अर्थी हो जाता है। शब्दकोश, क्या होता है भाई, शब्दकोश, तो शब्दकोश क्या होता है, शब्दों का कोश या खजाने की बात करता है। शांति दूत, शांति का दूत। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना क्या कहलाता है, सूर्यास्त कहलाता है। मित्रों कौन सा कहलाता है भाई, सूर्यास्त कहलाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत हम अगला पढ़ेंगे, संबंध के बाद में कौन सा आता है भाई, संबंध के बाद में बताओ कौन सा आता है, संबंध के बाद में अधिकरण आता है, कौन सा आता है, अधिकरण आता है। जैसे आ जाता है जीव दया, क्या शब्द है, जीव दया, बताओ भाई जीव दया में कौन सा होगा, जीव दया, जीवों पर दया। ठीक है, जीव दया। फिर आ जाता है कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ।
फिर आ जाता है कला निपुण, कला निपुण, कला निपुण, कला में निपुण हो जाता है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। फिर आ जाता है कवि पुंगव, कवि पुंगव, कवि पुंगव, कवियों में गूंगा या पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, ध्यान रखना भाई। जलयान, जलमग्न, क्या कह सकते हो, जैसे जलयान, या हम कह सकते हैं जलमग्न। आप बीती, आप बीती, जैसे देखो जीवों पर दया, जीवों पर दया, कर्म में निष्ठा या कर्म पर निष्ठ, या कर्म में निष्ठ। कला निपुण, कला में निपुण, कला में निपुण। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव यानी श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव। जलयान, जल पर चलने वाला यान, जलयान। जल में मग्न और आप पर बीती, पर बीती। तो ये हमारा कौन सा है, में पे पर, अर्थात अधिकरण का बोध करवा रहा है। किसका करवा रहा है मित्रों, अधिकरण का बोध करवा रहा है। तो अलग अलग इसके अंतर्गत कारक विभक्तियों के आधार पर हमने समास का प्रयोग किया था, और वो कौन सा समास है वो ध्यान रख लेना भाई, इसमें विशेषता है। तो कौन सा समास हो गया हमारा, तत्पुरुष समास था। ये कौन सा था, तत्पुरुष समास था। इससे पहले कौन सा, अव्यय भाव समास के बारे में हमने अध्ययन किया था भाई। तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम सार।